डॉलर्स, मतलब करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए। ये एक अंदाजा है कि ये वो दौलत है जो ब्रिटिश अपने लगभग 200 सालों के राज में भारत से लेकर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस भारत को दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य तक नहीं जीत पाए, उसे ब्रिटेन की मसालों का व्यापार करने वाली एक मामूली सी प्राइवेट कंपनी ने आखिर अपने कब्जे में कैसे कर लिया। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नामुमकिन सी लगने वाली जीत की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि कंपनी ने कैसे एक अनोखी जीत हासिल की, फिर चालाकी से अपनी शुरुआत की, कैसे व्यापार से राज तक पहुंचे और डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। फिर बात करेंगे 1857 के विद्रोह की, और आखिर में कैसे कंपनी राज का अंत हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, 16वीं सदी का भारत कोई कमजोर देश नहीं था। ये मुगल शासन के दौर में एक बहुत ही ताकतवर और अमीर उपमहाद्वीप था, जिसे हम सब सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। यहां तक कि सिकंदर जैसे बड़े बड़े विजेताओं को भी यहां से पीछे हटना पड़ा था। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी कोई पहली यूरोपियन ताकत नहीं थी जो भारत पहुंची थी। उनसे बहुत पहले 1498 में पुर्तगाली आ चुके थे, फिर 1602 में डच भी आ गए। अंग्रेज तो सच कहें तो इस दौड़ में काफी देर से शामिल हुए थे, और उनके बाद तो फ्रांसीसी भी मैदान में कूद पड़े। और शायद इसीलिए कंपनी की शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी। ये कहानी है कि कैसे उन्होंने हार से अपनी जगह बनाई। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या। ये कोई ब्रिटिश सरकार की फौज नहीं थी, बल्कि साल 1600 में लंदन के 25 व्यापारियों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई थी। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मसालों का व्यापार करके पैसा कमाना। पता है, कंपनी ने अपनी पहली कोशिश इंडोनेशिया में की थी, लेकिन वहां डच और स्पेनिश कंपनियों से इतनी तगड़ी टक्कर मिली कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। फिर उन्होंने भारत की तरफ देखा, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी। शक्तिशाली मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जहांगीर के मना कर देने के बाद भी कंपनी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुगल इलाके से बाहर अपनी एक फैक्ट्री लगा ली। फिर 1612 में सूरत के पास स्वाली में पुर्तगालियों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन हुआ ये कि कंपनी की छोटी सी नौसेना ने पुर्तगालियों को बुरी तरह हरा दिया। इस हैरान कर देने वाली जीत से जहांगीर इतने खुश हुए कि उन्होंने 1613 में कंपनी को सूरत में एक पक्की फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। और बस यहीं से कंपनी का मिशन बदलने लगा। ये वो मोड़ था जब एक व्यापार करने वाली कंपनी राजनीति में घुसने लगी। ये सब मुमकिन हुआ 1670 के रॉयल चार्टर से। इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को वो अधिकार दे दिए जो आमतौर पर किसी देश के पास होते हैं। सोचिए, अब कंपनी जमीन खरीद सकती थी, अपनी प्राइवेट आर्मी बना सकती थी, युद्ध और शांति का फैसला कर सकती थी, अपने सिक्के छाप सकती थी, और तो और अपने कानून भी चला सकती थी। इन ताकतों के साथ कंपनी अब सही मौके का इंतजार कर रही थी, और वो मौका उन्हें मिला 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत के बाद, जब इतना बड़ा मुगल साम्राज्य बिखरने लगा और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1757 की प्लासी की लड़ाई। असल में ये लड़ाई जीती ही नहीं गई थी, ये एक पूरी साजिश थी। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ को भी अपनी तरफ कर लिया। नतीजा, युद्ध के मैदान में नवाब को अपने ही सेनापति से धोखा मिला और कंपनी ने चुटकियों में भारत के सबसे अमीर सूबे पर कब्जा कर लिया। और फिर 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स कंपनी वसूलेगी। अब तो कंपनी भारत के ही पैसे से भारत को जीतने निकल पड़ी थी। अब अंग्रेजों के सामने आखिरी बड़ी चुनौती मराठा थे, लेकिन मराठा साम्राज्य भी अंदर से बटा हुआ था। पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले ये आपस में ही लड़ते रहते थे। कंपनी ने बस इसी फूट का फायदा उठाया और एक एक करके सबको हरा दिया। लगभग 100 साल के कंपनी राज के बाद पूरे भारत में गुस्सा उबल रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां थीं जिनके तहत राजाओं के राज्य हड़प लिए जाते थे। जमींदारों से लेकर आम किसानों तक हर कोई अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहा था। विद्रोह से ठीक पहले एक बहुत अजीब चीज हुई। उत्तर भारत के गांवों में रातों रात रोटियां बांटी जाने लगी। किसी को नहीं पता था ये कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, लेकिन इस रहस्यमयी चपाती आंदोलन ने अंग्रेज अफसरों के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था।
और फिर एक अफवाह ने चिंगारी का काम किया। खबर फैल गई कि जो नई राइफलें आई हैं उनकी कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठीं और सालों से जो गुस्सा दबा हुआ था वो एक बड़े विद्रोह में फूट पड़ा। इस विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और तात्या टोपे जैसे कई महान नेताओं ने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई और सबने मिलकर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एकजुट होने की कोशिश की। हालांकि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ आ गई थी कि अब एक प्राइवेट कंपनी भारत जैसे बड़े देश को नहीं संभाल सकती। तो 1858 में एक कानून पास हुआ और सत्ता सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के पास चली गई। अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार का सीधा राज था। इसी दौर को हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं, जो 1858 से शुरू हुआ और 1947 में भारत की आज़ादी तक चला। एक कंपनी जो मसालों का व्यापार करने आई थी, उसने पूरे उपमहाद्वीप को एक साम्राज्य का गुलाम बना दिया था। ये पूरी कहानी